उसमें वर्गीकरण देखा था अपने किस आधार पे देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था, एक तो देखा था हमने इसमें वो भाई अनाज की फसलें कौन सी है, तिलहन की फसलें कौन सी है और व्यापारिक फसलें कौन सी है। इस प्रकार से हमने दो प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया था। आज जो अपने शुरू करेंगे इसमें, वो शुरू करेंगे फसल, उस फसल का मूल स्थान भी, उस फसल का उद्गम कहाँ से हुआ है और वह फसल कौन सी मृदा के अंदर पैदा की जाती है या कौन सी मृदा है वो उसके लिए उपयुक्त रहती है। यहाँ से अपने खूब प्रश्न आते हैं, उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं चावल। एक नंबर पे हम फसल के रूप में पढ़ते हैं चावल। चावल का जो मूल स्थान माना जाता है भारत माना जाता है, और भारत में जो सबसे पहले हमें प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। और जो चावल है वो कौन सी मृदा में होता है, जलोढ़ मृदा में पैदा किया जाता है। दो नंबर पे हम नोट करते हैं कपास। कपास मूलतः मिस्र का पौधा माना जाता है, तो दो नंबर पे हम लिखते हैं कपास। कपास का मूल स्थान है मिस्र। मिस्र जानते हो कौन से महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? कौन बताएगा? मिस्र कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, दक्षिण में? उत्तर में। किस किस के अनुसार है उत्तर में? दो ही ऑप्शन है, उत्तर या दक्षिण। दक्षिण वाले, उत्तर वाले कौन कौन है फिर? एक दो तीन, यानी कि वो क्लास नहीं लगाई विश्व वाली, तो फिर याद क्यों नहीं है? नील नदी का डेल्टा कौन से देश में? मिस्र के अंदर है। तो कपास मिस्र का मूल पौधा है। और कौन सी मृदा के अंदर कपास पैदा की जाती है? काली या रेगूर मृदा के अंदर कपास है वो पैदा की जाती है। अगली फसल लिखिए गेहूं। 3 नंबर पे हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं मध्य एशिया का मूल पौधा माना जाता है, और गेहूं है वो पुरानी जलोढ़ मृदा के अंदर, पुरानी जलोढ़ मृदा के अंदर पैदा किया जाता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। अगली फसल पढ़ते हैं हम सरसों। सरसों की अपने बात करें तो सरसों भी मध्य एशिया का मूल पौधा माना जाता है, और पुरानी जलोढ़ मृदा के अंदर इसे पैदा किया जाता है। सरसों के बाद अगली फसल में लिखिए आप मक्का। मक्का की अपने बात करें तो मक्का के बारे में थोड़ा सा हमें मतभेद मिलता है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ पुस्तकों का मानना है कि मक्का है वो मेक्सिको का मूल पौधा है, और कुछ लोग इसे मध्य एशिया का मूल पौधा बताते हैं। और ये लाल पीली मृदा के अंदर पैदा किया जाता है। जो लाल पीली मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है।
अगली फसल की बात करते हैं चाय की। चाय की अगर बात करें तो चाय चीन के अंदर एक पर्वत पड़ता है टियान सेन पर्वत। टियान सेन पर्वत चीन में, यहाँ का ये मूल पौधा माना जाता है और लेटेराइट मृदा के अंदर चाय को पैदा किया जाता है। चाय की खेती है वो की जाती है। चाय के बारे में एक कहानी भी है कि टियान सेन जो पर्वत है चीन के आसपास, चीन के अंदर पड़ता है और उस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते थे। बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते रहते हैं। तो एक जो बौद्ध धर्म का साधु था वो यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते पहाड़ों के अंदर थक गया। तो उसने क्या किया, ऐसे ही इस पौधे के कोई पौधे के पत्ते तोड़े और उन्हें पानी के अंदर गर्म किया और गर्म करने के साथ में क्या है उसको छान करके उसको पी लिया। तो उसके अंदर क्या है आश्चर्यजनक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, है ना। जो थकान थी वो थकान क्या हो गई, दूर हो गई। तो उसने सोचा ये तो काम की चीज है। तो उसने क्या है उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ के रूप में किसे घोषित किया गया है, चाय को घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से चाय की खोज हुई थी और भारत में जो चाय की खेती है वो 1840 के आसपास शुरू होती है। इससे पहले कोई चाय नहीं पीता था, चाय होती नहीं थी यहाँ पे, है ना। और ये दूध वाली चाय हम ही पीते हैं, ठीक है। विदेशों के अंदर दूध वाली चाय और कोई नहीं पीता, क्योंकि अपने को स्वाद से ही होता है हर चीज के अंदर। सीधी सीधी चाय तो कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो कौन पिएगा। हम तो स्वाद के लिए पीते हैं चाय। बाद में होता है जो नशा होता है वो, तो पहले तो स्वाद होता है ना। और इस दूध वाली चाय के चक्कर में इतनी बीमारियां हो रही है, हानिकारक है ये। 7 नंबर पे लिखो कॉफी। कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है। इथोपिया यहाँ बोल सकते हैं अबिसीनिया। और ये भी लेटेराइट मृदा के अंदर ये फसल पैदा की जाती है। सरकार अभी तो ऐसे क्या है रोक लगा रही है, जैसे कुछ राज्यों ने शराब पे रोक लगा रखी है, किसी ने पोस्ट पे रोक लगा रखी है। अगर ऐसे चाय पे रोक लगा देना बाई चांस, है ना, तो मैं कहता हूँ भारत कई दिनों के लिए बंद हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नशेड़ी किसके है, चाय के। लिखो 8 नंबर पे लिखो गन्ना। गन्ना का मूल स्थान है भारत। और गन्ना जलोढ़ मृदा के अंदर पैदा किया जाता है। गन्ना जलोढ़ मृदा में पैदा किया जाता है। अगली बात करते हैं रबड़ की। रबर ब्राजील का मूल पौधा है और लेटेराइट मृदा के अंदर पैदा किया जाता है। ब्राजील के अंदर एक जंगल है, बड़ा सा जंगल, उस जंगल का नाम क्या है, अमेजन का जंगल। तो रबर अमेजन ब्राजील इसका मूल स्थान है और लेटेराइट मृदा के अंदर रबर के पौधे उगाए जाते हैं। भारत में जो रबर है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर इनके पौधे अपने को मिलते हैं। रबर के बाद आप लिखिए तंबाकू। तंबाकू अरब का मूल पौधा है और ये लाल पीली मृदा के अंदर पैदा किया जाता है तंबाकू को।
हाँ जी, लेटेराइट थोड़ी अलग है। लेटेराइट लाल पीली जो मृदा है ना, लाल मृदा है, लाल मृदा के अंदर जब बरसात ज्यादा होती है, बार बार मौसम बदलता है, तब रासायनिक पक्ष होता है, तब लेटेराइट मृदा बनती है। मृदा में लिखवाया तो है तुम्हें, है ना। लाल मृदा है वो पर्वतों की ऊपरी परत ग्रेनाइट निशिष्ट के टूटने से बनती है, और जब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब ये लाल से कुछ पीली हो जाती है, तो एक नई मृदा बन जाती है, जिसे लाल पीली मृदा बोलते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? याद कर लो उसको बस। हम्म। तो उसी लाल पीली का ही विशिष्ट रूप कौन सा है? लेटेराइट मृदा है, विकसित रूप लेटेराइट है। ठीक है, ज्यादा लाल पीली मृदा के अंदर पैदा किया जाता है। तंबाकू के बाद लिखो बाजरा। बाजरा जिम्बाब्वे का मूल पौधा है। जिम्बाब्वे कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। भूरी रेतीली मृदा के अंदर ये पैदा किया जाता है। भूरी रेतीली मृदा के अंदर बाजरा पैदा किया जाता है। अभी पीछे भारत की क्रिकेट टीम गई थी ना जिम्बाब्वे, विश्व कप जीतने के बाद। कौन कौन देखता है क्रिकेट? क्रिकेट के खिलाड़ी यही नहीं ना। खेल खेलने बंद कर दिए, खेल खेलते हैं मोबाइल के अंदर लूडो, लूडो किंग। भागदौड़ वाले खेल कौन खेले? हम्म? एक ही चाय पीता हूँ मैं, ज्यादा दो पी लेते हैं बस, इतनी पीते हैं। छोड़ देते हैं, अभी बोल दो, अभी छोड़ देते हैं अपने को। ये मत मिटाएं। अब तो मिटो दिया। ये लिखो, यहाँ पे लिखा था रबर, यहाँ पे लिखा है तंबाकू, और इधर लिखा है बाजरा। मैं आप लोगों की तरह चाय नहीं पीता ना। आप तो उठते हो तो पहले आपको चाय चाहिए, मैं उठता हूँ तब चाय कभी पीता ही नहीं, है ना। ठीक है, कई तो होते ही ऐसे है कि पहले चाय हाथ में आती है ना, बोला आता है हाथ में, उसके बाद में आंखें खुलती होगी। वैसे नहीं है अपने। ये नोट कर लिया ना सभी ने? अब लिखो भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख है फसलें। भारत की प्रमुख है फसलें। लिखो, सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे खरीफ है, रबी है और जायद है, इसमें थोड़े से आंकड़े, उन आंकड़ों को पहले करते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कई बार कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो क्या है? चावल। भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। तो भारत में चावल खाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, गेहूं खाने वालों की संख्या कम है। गेहूं तो कौन खाते हैं? अपने खाते हैं, इधर राजस्थान वाले खा लेते हैं,
पंजाब हरियाणा वाले ऊपर हो सकता है, जम्मू कश्मीर वाले तो थोड़ी खाते हैं, है ना। और दक्षिण में इधर गुजरात की ओर जाते हैं तो फिर गुजरात में कुछ क्षेत्र है, बाकी आगे फिर दक्षिण के अंदर चावल शुरू हो जाता है ना। इतना क्षेत्र है अपने, इतने क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो 7 करोड़ राजस्थान की है, 2 और 2 4 करोड़ ये मान लो आप इधर पंजाब और हरियाणा की है। दिल्ली वालों को मान लो तो दिल्ली में आधे गेहूं खाते हैं, आधे चावल खाते हैं। तो और इधर उत्तर प्रदेश को देखो तो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या है, वो सारे चावल वाले ही है। तो हम पे तो वो एक उत्तर प्रदेश ही भारी है गेहूं वालों पे तो लिखो खरीफ में सर्वाधिक उत्पादन, खरीफ में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है? चावल का होता है। और चावल एक ऐसी फसल है जो साल भर में ऐसा कोई महीना या ऐसी कोई ऋतु नहीं है कि भारत में चावल नहीं बोया जाए। भारत के किसी न किसी भाग में किसी न किसी महीने के अंदर हमेशा चावल होता है। ठीक है, चावल के 3 अपने फसलें लेते हैं भारत के अंदर 4-4 महीने की, ओस, अमन और बोरो। तो एक बात इसमें लिख सकते हैं कि भारत में वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है चावल। भारत में वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, साल में कितनी फसल लेते हैं? 3 फसल लेते हैं। और भारत में गेहूं की कितनी फसल लेते हैं? कितनी लेते हैं? 2 फसल लेते हैं। ठीक है, एक तो कब बोई जाती है गेहूं? एक तो बोई जाती है रबी की फसल में, जिसे हम हाड़ी बोल देते हैं। ये तो लगभग अपने कर्क रेखा से जो उत्तर वाला भाग है उसमें सारे में बोई जाती है। और जो जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी है ना, उस कश्मीर घाटी के अंदर ये बोई जाती है गेहूं मार्च के महीने। कब बोई जाती है? मार्च के महीने में, क्योंकि वहां जो मार्च का मौसम होता है ना, वो हमारा मौसम होता है दिसंबर जनवरी वाला, इसलिए मार्च के महीने में होते हैं। भारत में गेहूं की फसलें भी कितनी ली जाती है? 2 ली जाती है। जैसे यूएसए कनाडा के अंदर भी गेहूं की 2 फसलें होती है, जिसे बसंतकालीन गेहूं बोलते हैं। अगली बात लिखते हैं हम इसमें, वर्ष भर सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, वर्ष भर सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, तो कौन सी फसल है? चावल। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में साल में चावल की कितने फसलें ली जाती है? 3 फसलें, यानी कि सारा साल ही चावल बोया जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी किसका होता है? चावल का होता है साल के अंदर अपने देखें तो। लेकिन बात रबी की करें, हाड़ी की अगर बात करें, तब किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। तो लिखिए रबी में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, रबी में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल तो गेहूं। अगला आंकड़ा लिखते हैं, अनाज के अंदर सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, अनाज में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, अनाज खाने में चावल। दलहन के अंदर बात करें, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, दालों के अंदर बात करें तो कौन सी फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है या सबसे ज्यादा उत्पादित होती है? चना। तो लिख दीजिए चना।
तो लिख दीजिए चना। और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, ऐसे तुक्के ठोक रहे हैं सरसों, मूंगफली। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो बीकानेर करता है। ठीक है। और बीकानेर के अंदर कौन सा स्थान है जिसे मूंगफली की राजधानी कहा जाता है? लूणकरणसर को। और उपनाम क्या है लूणकरणसर का? राजस्थान का राजकोट। अगला लिखो इसके बाद, व्यापारिक फसल में, व्यापारिक फसल में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल चाय। व्यापारिक के अंदर लाभ कमाने के उद्देश्य से बोई जाने वाली फसल में सबसे ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादित जो फसल है वो कौन सी है? चाय। असम का तो अधिकांश भाग है जिसमें चाय चाय। असम के अंदर है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा घाटी वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है। अब सबसे पहले अनाज के बारे में पढ़ लेते हैं अपने। हेडिंग लगा दीजिए अनाज। अनाज में लिखिए भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। अनाज बोया जाता है। फिर अपने बात करें कि भारत का जो अनाज उत्पादन के अंदर स्थान है वो स्थान कौन सा है? तो लिख सकते हैं अपने कि भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो लिखिए भारत का अनाज उत्पादन में, भारत का अनाज उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? और खाने वालों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। उत्पादन करने में तो तीसरे नंबर पे है और खाने में दूसरे नंबर पे है। और हो सकता है कि थोड़े दिनों में पीछे तो रिपोर्ट आ रही थी कि हम पहले नंबर पे हो गए खाने में, नहीं हुए तो भी हो जाएंगे। तो तीसरा स्थान है। पहला स्थान आता है इसमें यूएसए का, दूसरा आता है चीन का और तीसरा आता है भारत का। तो हमें सिर्फ भारत का ही स्थान इसमें ध्यान रखना है। अगली बात लिखते हैं, भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादित करता है। और रहते कितने प्रतिशत लोग हैं भारत में? तो 17%। विश्व के 17% भारत में रहते हैं और अनाज उत्पादन में प्रतिशत कितना है अपना? 11। यानी कि 1-2 साल बीच में अकाल पड़ जाए ना तो फिर काम खराब हो जाए।
भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादित करता है। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान है शहर वालों को, गांव वालों को नुकसान नहीं है। गांव वाले जो लोग होते हैं ना, वो 2 साल का स्टॉक रखते हैं, ठीक है ना। देख लेना, लगभग घर में अपने पापा से पूछ लेना, दादा से पूछ लेना, कि अंदाजा होता है कि घर में इतने व्यक्ति रहते हैं तो साल के अंदर 10 क्विंटल गेहूं खा जाएंगे अपने, तो वो 20 क्विंटल रखते हैं। बाई चांस अगली बार नहीं हो तो काम आएगी। होता है नहीं होता? शहर वाले क्या करते हैं, 30 किलो की पैकिंग लेके आते हैं, 15 किलो की पैकिंग लेके आते हैं। फिर पैकिंग तो फिर हिसाब से चलेगी। हमारे जो पैकिंग होती है वो होती है 10 क्विंटल की, 12 क्विंटल की, सीधी टंकियां होती है भरी हुई, है ना। आगे लिखो फिर आंकड़ा, अपने पढ़ते हैं चावल। अगली फसलें शुरू कर देते हैं अपने। सबसे पहले पढ़ लेते हैं चावल। शहर वाले करें क्या बेचारे, छोटा सा घर होता है, उसमें गेहूं ला के रख देंगे 20 क्विंटल, तो फिर रहेंगे कहाँ? यह भी तो एक समस्या है। लिखो चावल। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल। उष्ण का मतलब है गर्म, आर्द्र का मतलब है जहां वायुमंडल के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि बरसात ज्यादा हो। तो गर्मी हमारी खूब पड़ती है, बरसात हमारे कम होती है, लेकिन हम सिंचाई की सुविधा से चावल का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चावल कौन सी जलवायु की फसल है, तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। अगली बात अपने नोट करते हैं कि तापमान कितना चाहिए। तो तापमान चाहिए 25 डिग्री से अधिक। तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री से अधिक। वर्षा, तो वर्षा चाहिए 100 सेमी से अधिक। वर्षा 100 सेमी से अधिक। सर्वाधिक उत्पादन, देखो कल ही हमने बात की थी कि जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहां खाने वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन ज्यादा किया जाएगा, है ना। भूमि का प्रत्येक भाग है, छोटे से छोटा भाग है, उसे भी बोया जाएगा। तो हमारे जनसंख्या बिहार पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ज्यादा रहती है, तो हम लिखते हैं इसमें लिखिए पश्चिमी बंगाल। 3 राज्य लिख लेते हैं, ज्यादा कचरा अपने नहीं करते। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, ये 3 हम लिखते हैं, जिसमें पंजाब जो राज्य है ना, पंजाब चावल खाने के लिए, अपने खाने के लिए पैदा नहीं करता, दूसरे राज्यों को बेचने के लिए पैदा करता है। इसलिए इन्हें कोई मतलब नहीं है सफरे 5 हुई है 7 हुई है, यूरिया ज्यादा पड़ी है, डीएपी ज्यादा पड़ी है, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने क्या है, बेचना है, खाना तो है नहीं खुद ने तो। इसलिए प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है ना, वो पंजाब राज्य की चावल में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उर्वरक का, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग पंजाब सबसे ज्यादा करता है। तो लिख देते हैं इसके ब्रैकेट में, पंजाब के ब्रैकेट में लिख दीजिए उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? पंजाब का। उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब का स्थान, पंजाब का स्थान कौन सा है? पहला है।
ये हमें ध्यान रखना। जैसे कोई फसल कमजोर लगने लगती है, उसमें यूरिया डीएपी कोई स्प्रे तुरंत प्रभाव से कर देते हैं, और उसका नुकसान हम देख रहे हैं। क्या नुकसान है उसका? हम्म सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को ही बोलते हैं कैंसर ट्रेन। कहाँ आती है वो? बीकानेर आती है, बठिंडा से। ठीक है। और कैंसर के इलाज के अंदर बीकानेर है वो आगे। सुबह सुबह देख लेना, ये कभी इस ट्रेन के अंदर इधर जाओ ना, सूरतगढ़ से कभी बीकानेर जाना हो या बठिंडा जाना हो, तो उसमें सारे के सारे सरदार जी होते हैं, और सारे सारों के हाथ में झोला होता है, और झोले के अंदर रिपोर्टें होती है। या तो दवाई लेने जा रहे होते हैं या दवाई लेके वापस आ रहे होते हैं। कारण क्या है? ज्यादा मात्रा के अंदर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। फायदा नुकसान कर रहा है ना। अब अगली बात लिखो फिर। पश्चिमी बंगाल वर्ष भर चावल की कृषि करता है। कौन सा राज्य है जिसमें चावल की 3 फसलें ली जाती है? पश्चिमी बंगाल। तीन कौन कौन सी होगी? एक होगी ग्रीष्म काल में, एक हो गई शीतकाल के अंदर, और एक हो गई वर्षा काल के अंदर। और इन तीनों के नाम है अलग अलग, और तीनों नाम हमें याद रखने, बार बार पूछे जाते हैं। कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ओस अमन बोरो क्या है, तो चावल की फसलें हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ओस है, अमन है, बोरो है, इनको इन 3 ऋतुओं के साथ क्या करना होता है? सुमेलित करना होता है। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तो ग्रीष्म काल के अंदर जो फसल ली जाती है वो है बोरो। ओस कब आती है? शीतकाल में। और वर्षा काल में अमन। ध्यान रखना। किस्में देख लेते हैं, कौन कौन सी किस्में हैं चावल की। प्रमुख किस्में लिखो। पद्मा, जमुना, जगन्नाथ। पद्मा, जमुना, जगन्नाथ, गोदावरी, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन डी किसमें होता है सबसे ज्यादा? हम्म नहीं पता? धूप में। किसमें होता है? धूप में होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है? देसी भाषा में नाम बताओ हमें तो, अंग्रेजी नाम हमें नहीं आते। चर्म रोग की समस्या होती है ना, क्योंकि शरीर को पूरी धूप नहीं मिलती, तो चमड़ी है वो क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है, बाल भी झड़ने लगते हैं। ज्यादा भी काम की नहीं है धूप। सुबह सुबह की धूप है ना, वो काम की है। आगे बात करते हैं इसके बाद। आगे लिखिए। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल का
कटोरा कहा जाता है? ये फैक्ट्री है, सीधे याद करने हैं अपने को। अगली बात लिखिए आप, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा थंजावुर, या बोलते हैं कावेरी डेल्टा को। एक ये बात हमें इसमें याद रखनी है। और भारत विश्व के 22.7% चावल का क्या करता है? उत्पादन करता है। ये भी एक आंकड़ा है एनसीईआरटी का, हमें याद रखना है। भारत विश्व का कितने प्रतिशत है? 22, याद रख लेना बड़ा बड़ा, 22.7% चावल उत्पादित करता है। चावल की जो खेती है ना, वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। इससे ऊपर जाते हैं तो फिर ठंड बढ़ने लगती है, और जब ठंड बढ़ती है तो चावल के लिए लाभकारी नहीं होती, हानिकारक होती है। इसलिए इससे ऊंचाई पर चावल की खेती है वो नहीं की जाती है। एक ये बात में ध्यान रखें। तो ये हो गया अपने चावल। चावल के बाद में लिखते हैं गेहूं। अगली फसल लिखिए गेहूं। तो गेहूं की फसल कौन सी जलवायु की है? उष्ण जलवायु की है, शीत जलवायु की है, शीतोष्ण जलवायु की है, उपोष्ण जलवायु की है? कौन सी जलवायु की है? शीतोष्ण जलवायु की है। कब बोई जाती है? गेहूं कब बोई जाती है बताओ? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। और काटे कब जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये कौन सी गेहूं कहलाती है? बसंतकालीन गेहूं कहलाती है, शीतकालीन गेहूं? हम्म शीतकाल में बोई जाती है तो शीतकालीन गेहूं कहलाती है। अगर ये मार्च में बोई जाती तो कौन सी गेहूं होती? बसंतकालीन गेहूं होती। ठीक है, बताओ ऑस्ट्रेलिया में गेहूं कब बोई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया वाले गेहूं की खेती कब करते हैं? हम्म गेहूं तो बोते ही है वो भी। कब बोएंगे? मार्च में बोएंगे, दिसंबर में बोएंगे? क्यों बोएंगे मार्च में? अपने गर्मी होती है तब, वहां क्या होती है? सर्दी होती है। इसलिए मार्च के आसपास बोएंगे। और कपास कब बोएंगे फिर वो? नवंबर दिसंबर में कपास बोएंगे। और कपास है वो कब अपने काट उखाड़ लेंगे? तो मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में उखाड़ लेंगे। उल्टा सिस्टम चलेगा अपने से। चलो अगली फसल पढ़ते हैं गेहूं। टाइम तो नहीं हुआ अभी, बस तो एक गेहूं और पढ़ते हैं आज। लिखो, गेहूं कौन सी जलवायु की फसल है? शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, या शीतोष्ण जलवायु की क्या है? फसल है। लिख दीजिए शीतोष्ण जलवायु की फसल।
वर्षा 50 से 75 सेमी चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेमी चाहिए। और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कब हुई? क्या शुरुआत से ही गेहूं इतने बड़े क्षेत्र में बोई जाती थी भारत में? तो हरित क्रांति से ना। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966-67 में। क्या आपसे पूछ रहा हूं? लिखो फिर। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं की फसल का बढ़ा। और गेहूं के अलावा कौन सी फसल का बढ़ा? तो चावल का। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र लिखिए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश। सॉरी, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान और कौन सा है? मध्य प्रदेश का कुछ जो भाग है वो इसमें आता है। प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्मों के अंदर लिखो मैक्सिकन, सोना, सोना कल्याण, सोनालिका, सोनालिका, सुजाता, लाल बहादुर, सबसे पहले जो हाइब्रिड क्वालिटी थी ना वो कौन सी गेहूं थी? मैक्सिकन। मेक्सिको के अंदर सबसे पहले इस क्वालिटी को विकसित किया गया था। मेक्सिको के अंदर 1943, 44, 45, 46 के अंदर अकाल पड़े थे, तब वहां पर इस क्वालिटी को विकसित किया गया था। और बाद में ये क्वालिटी 1966-67 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम भारत के अंदर लेके आए थे। तो ये बात होगी इसके किस्मों की। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान या प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य तो हो गया, प्रथम स्थान की बात कर देते हैं। उत्पादन में प्रथम स्थान तो 1 नंबर पे आता है यूपी और 2 नंबर पे आता है पंजाब। यूपी और पंजाब। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जब बात करते हैं या प्रति बीघे उत्पादन की जब बात करते हैं तो उत्पादकता में पहला नाम किसका आता है? पंजाब का आता है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग क्या करता है? ज्यादा करता है। तो लिख दीजिए उत्पादकता में प्रथम स्थान। उत्पादकता में प्रथम स्थान पंजाब का है। तापमान इसके लिए चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो गेहूं है वो 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं बोई जाती, 2700 मीटर की ऊंचाई तक ही बोई जाती है।
गेहूं की कृषि 2700 मीटर ऊंचाई तक की जाती है, यानी कि पहाड़ों के अंदर इसकी खेती की जाती है। और कुल बोए गए क्षेत्र के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर क्या बोई जाती है? गेहूं बोई जाती है। आंकड़े बहुत है, आंकड़े याद करने पड़ेंगे, आंकड़े ही पूछे जाएंगे। अगली फसल पढ़ते हैं मक्का। कोई बात नहीं, हेडिंग लगा दो मक्के की। मक्का। मक्का कल पढ़ेंगे फिर। रात रात चावल और गेहूं खा लो। कल मक्के की बारी।